हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। चारों पढ़ी लिखी औरतें खुशी खुशी यह काम कर रही थीं। तनख्वाह भी ज़्यादा मिल जाती थी और इसी बहाने गांव-गांव की सैर भी हो जाती थी। अब हाई सोसाइटी की मालदार सहेलियां तो यह काम करने से रहीं। वह तो किसी गरीब गांव की औरत से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझती थी। उनको इसी बात पर नाज था कि वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन दे देती हैं। आज भी मीटिंग के लिए होटल में महंगे हॉल को बुक करवाया गया था। महकते फूलों के गुलदस्तों से सजी यह लंबी सी मेज के एक किनारे पर माहरूख बैठी बातें कर रही थी। बातचीत के दौरान कभी वह अपने खूबसूरत जगमगाते कान के डायमंड के बूंदे को छूती, कभी अपने डायमंड नेकलेस को ठीक से सामने करती और कभी अपनी उंगलियों में सजी कीमती पत्थरों वाली अंगूठी से खेलती। सोशल मसले पर तकरीर करने के बाद वह अपने काम करने वाली औरतों से बोली। अब तक सारी सहेलियां माहरूख के अलावा एक दूसरे के कपड़ों और गहनों और जूतों का जायजा ले चुकी थीं। उज़्मा, मैंने सारा मटेरियल, सारे पैम्पलेट जमा करके इस फाइल में लगा दिए हैं। माहरूख ने अपने ब्राउन बैग से फाइल निकाली और टेबल पर रख दी और खूबसूरत नेल पॉलिश से सजी लंबे नाखून वाली उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। ये कुछ पैम्पलेट हैं जो गांव की औरतों में बांटने हैं। यह बच्चों की पढ़ाई के लिए है। ये देखते हुए उनको समझाना भी है कि बच्चों के लिए प्राइमरी तक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यह पढ़ाई बच्चों की पर्सनालिटी पर अच्छा असर डालती है, उसे निखारती है, संवारती है और रोज़ की जिंदगी में भी काम आती है। समझ रही हो ना? माहरूख ने एक बार फिर खुद को सीधा करते हुए मस्कारे से सजी आंखों से उन्हें देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। यह ब्रोशर उन औरतों को देने हैं जिनके नए बच्चे हैं। उन्हें शुरू से रोकथाम के टीकों के बारे में बताना है कि कितने ज़रूरी हैं और बीमारियों की रोकथाम करेंगे, पोलियो से बचाएंगे। इसके अलावा बच्चों के बीच गैप की ज़रूरत पर भी जोर देना है। माहरूख ने ब्रोशर मेज़ पर रखे और कुछ और कागज़ निकाले। यह ब्रोशर स्कूलों के लिए है। इनमें बच्चों के साथ होने वाली जिस्मानी ज़्यादती को रोकथाम के बारे में टिप्स हैं। बच्चों को अपने आसपास के माहौल और आसपास के बसने वाले लोगों की हरकत व काम से होशियार रहने के लिए इन्हें काफ़ी चीज़ें हैं। आप उन लोगों से यह भी कह सकती हैं कि अगर वह चाहें तो हम स्कूल में आकर उनके लिए वर्कशॉप का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। इस तरह बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है और याद रखना 1 माह के बाद मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। औरतों ने फाइल हाथ में ले ली और हाँ, गांव में मर्द लोग इस बात को पसंद नहीं करते। वह समझते हैं कि हम उनकी औरतों को बहका रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ गलत सिखा रहे हैं। उनसे होशियार रहना, ऐसे वक्त जाना जब मर्द काम पर चले जाते हैं। वह चारों थोड़ा बहुत स्नैक लेकर विदा हुई तो अमीर और मगरूर औरतें बातों में लग गईं। माहरूख सोच रही थी कि शुरू में उसने यह काम सिर्फ टाइम पास के लिए शुरू किया था, लेकिन अब उसे इसमें मज़ा आने लगा था। क्या वह अपने बारे में कभी ऐसा सोच सकती थी कि वह किसी दिन किसी संजीदा काम में हाथ डालेगी? पता नहीं वह यह सब क्यों कर रही है। क्या कड़वाहट, महरूमी और मायूसी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही है, या वह अपनी गिल्टी कॉन्शियस को थपकियां के लिए यह सब कर रही है, या फिर अभी भी यह सब टाइम पास है और एक्साइटमेंट है और कुछ वक्त बाद वह इससे भी उब जाएगी। सहेलियों की गाबत और बातें जोश पर थीं। कुछ सहेलियों का जो आज नहीं आ सकी थीं, उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा था और साथ सबसे वादा लिया जा रहा था कि उन्हें नहीं बताएंगे कि हमारी उनके बारे में ऐसी सोच है। अपनी नई और कीमती खरीदारियों पर शेखी बघारने के अलावा शौहर से मिलने वाले कीमती तोहफों की भी बात हो रही थी। साथ साथ चाय, कॉफी और ड्राई फ्रूट के दौर भी चल रहे थे, जबकि वेटर ये सोच रहे थे कि कब ये महफिल खत्म हो और वह इन बेकार बातों से छुटकारा पा सकें। रोजी ने सब खाने की चीजें ट्रॉली में
सजा दी। चांदी के खूबसूरत टी पॉट में चाय दम देकर खूबसूरत टीकोजी से ढका और फजलू के हवाले कर दिया। फजलू ट्रॉली ड्राइंग रूम में ले आया, जहां रज्जाक टांग पर टांग चढ़ाए अखबार में मगन था। सलाम साहब जी, रज्जाक ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। खाने से इनकार कर चुका था, इसलिए चाय सर्व की जा रही थी। फजलू ने चाय बनाकर कप उसके सामने रखा तो रज्जाक अखबार छोड़कर चाय और खानसामा की बनाई हुई चीजों से मजे लेने लगा। वाह, करमू के हाथ में बहुत जायका है, क्या मजेदार पेटीज बनाई है। मेरा कुक तो बस उसके सामने कुछ भी नहीं। जी साहब, फजलू अदब से खड़ा था। एमी बेबी तैयार हैं फजलू? नहीं साहब जी, छोटी बीबी कहती हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें होमवर्क भी ज्यादा मिला है आज, इसलिए वह एयरपोर्ट नहीं जाएंगी। क्यों, तबीयत को क्या हुआ फजलू? वह अचानक फिक्रमंद नजर आने लगा। पता नहीं साहब जी। अच्छा, मैं जाते हुए देख लेता हूँ। चाय खत्म करके वह ड्राइंग रूम से निकला। उसका रुख एमी के कमरे की तरफ था। चूंकि वह रफीक के बचपन का दोस्त था, उसे घर में फैमिली मेंबर की जगह मिली थी, इसलिए वह बेझिझक एमी के कमरे की तरफ जा रहा था। फजलू को उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कॉरिडोर के किनारे पर खड़ी रोजी बेचैन हो गई। वह अपनी उंगलियां मसलते हुए फर्श पर नजरें झुकाए किसी चीज को घूर रही थी। कितनी देर वह इस बेचैन हालत में कॉरिडोर में चक्कर काटती रही, कभी घड़ी की तरफ देखती और कभी एमी के दरवाजे की तरफ। एक बार खुले दरवाजे के हिलते पर्दे से उसकी नजर अंदर गई। सोफे पर बैठे रज्जाक ने एमी को गोद में बिठा रखा था और धीरे धीरे उसे पुचकार रहा था। उसकी बैक पर धीरे धीरे हाथ फेरकर उसे तसल्ली दे रहा था। रोजी कॉरिडोर के किनारे पर रखे मोड़े पर बैठ गई, जैसे टांगों में दम न हो। 10 मिनट बाद रज्जाक बाहर निकला, रोजी के पास जरा रुका और बोला, मैंने बेबी को देख लिया है, सर में जरा सा दर्द है, उसे गर्म दूध के साथ टैबलेट दे दो। जी साहब जी। रज्जाक के जाने के बाद वह एमी के कमरे की तरफ बढ़ी। नॉक किया तो कोई जवाब न आया। दरवाजा खुला था, लेकिन आवाज दिए बगैर जाना ठीक न था। एमी मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी सिसकियां सुनकर वह रह न सकी और अंदर चली गई। पिंक शेड में सजे कमरे में एक तरफ जाली की झालदार मसहरी पर उल्टी लेटी वह रो रही थी। उसके ब्राउन खूबसूरत लंबे बाल मसहरी से थोड़ा नीचे झूल रहे थे। एमी बेबी, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? एमी ने झटके से सर उठाकर देखा। उसके प्यारे चेहरे और खूबसूरत आंखों में आंसू देखकर रोजी के दिल पर चोट पड़ी। माफ कर दे बेबी, बगैर इजाजत आ गई, लेकिन आपके रोने की आवाज सुनकर रह न सकी। रोजी शर्मिंदा थी। 11 साल की एमी ने